ये बड़ी, और आपने जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, संजय गांधी और उसके बाद अभी राहुल गांधी तक की एक यात्रा में एक नहीं क्रम। नहीं, संजय गांधी के बाद राजीव गांधी, राहुल राजीव, गांधी तक। हाँ, हाँ। राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी। तो ये एक क्रम मिलता है कि इन लोगों ने उस क्षेत्र को जानबूझ के पिछड़ा रखा। जब स्मृति ईरानी जी जब वहां गई तो कई लोगों ने, जो उनके, आपने लिखा है इसमें कि पत्थर ही गाड़े गए, वो तो कागज में कोई योजना ही नहीं थी और जबरदस्ती पत्थर गाड़े गए। और इन लोगों ने इलाकों को जानबूझ के पिछड़ा छोड़ा, और जब भी मौका मिला उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता से दगा किया और दक्षिण की तरफ भाग गए। तो दक्षिण की तरफ जो इनका पलायनवाद है, उसके पीछे का वो एक जो असली कारण है वो नहीं समझ पाया हूं मैं। वो क्या कारण है कि वो उत्तर में जहां से उनकी राजनीति चल रही है उसको पिछड़ा तो रखते हैं और फिर वो सीधे दक्षिण की तरफ पलायन कर जाते हैं। देखिए, दक्षिण के पलायन की मुझे जो अभी तक समझ में आती है, सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि पिछड़ा इलाका। दक्षिण में भी ये मद्रास से या चेन्नई से कहां चुनाव लड़ते हैं, बेंगलुरु से कहां चुनाव लड़ते हैं, मैंगलोर से कहां चुनाव लड़ते हैं, तिरुवनंतपुरम से कहां चुनाव लड़ते हैं, मुंबई से कहां चुनाव लड़ते हैं, दिल्ली से कहां चुनाव लड़ते हैं। किसी भी अर्बन सीट पे ये नहीं जाते, क्योंकि वहां तो लोग जागृत है ना, वहां तो पढ़े लिखे हैं ना, वहां तो पैसा है ना, लोग सवाल, प्रश्नाकुलता शिक्षा के साथ आती है। तो जहां पर अशिक्षित लोग रहेंगे वहां प्रश्न कम उठेंगे और वो अपने उद्धारक के तौर पर बड़े नेता को देखेंगे। आपने ठीक कहा, पत्थर लगाने वाली बात। अमेठी संग्राम लिखने के क्रम में मुझे पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में मैंने देखा, तो उस वक्त प्रकाश जावड़ेकर जी मानव संसाधन विकास मंत्री बन चुके थे, तो अब शिक्षा मंत्रालय है। तो अमेठी में एक ट्रिपल आईटी का सैटेलाइट सेंटर खुला भाई साहब, और वो इलाहाबाद के मुख्य संस्थान का एक केंद्र खोला गया। और इसकी बड़ी मीडिया में जो हमारे मित्र हैं उन लोगों ने बड़ी तारीफें की कि अरे अमेठी में ट्रिपल आईटी खुल गया और ये हुआ और वो हो गया। प्रकाश जावड़ेकर का संसद पटल पर जवाब है, कोई भी चेक कर सकता है, मैंने उसको प्रश्न संख्या के साथ, उत्तर के साथ कोट किया संसद भवन के रिकॉर्ड को, जिसमें जावड़ेकर जी ने यह बताया है कि वो सैटेलाइट कैंपस अवैध था जिसको बंद करना पड़ा, क्योंकि ट्रिपल आईटी एक्ट में कहीं भी इस बात का प्रावधान नहीं है कि कोई भी इस संस्थान का सैटेलाइट सेंटर खोला जाता है। और उस सेंटर खोलने के लिए क्या क्या किए गए कि एक आदमी इलाहाबाद से प्रोफेसर चल के आता था, अमेठी में पढ़ाता था, एक दिन रहता था, फिर वापस चला जाता था, किसी की तबीयत खराब हो जाए तो नहीं आ पाता था। और उसके अलावा भी ये जानकारी दी गई कि उसमें अमेठी का स्थानीय छात्र कोई था कि नहीं था, इस बात की चर्चा भी उस उत्तर में की गई है, जो मैंने अपनी इस पुस्तक में लिखा है। एक वहां पर रेलवे ओवरब्रिज की बहुत बात होती है अमेठी में, उसका शिलान्यास किया गया। हमारे स्थानीय वहां के लोगों ने बताया, जिनके नाम का मैंने किताब में उल्लेख किया है, वो साफ साफ कह रहे हैं कि आरटीआई में उनको जवाब प्राप्त हुआ, और उस जवाब को मैंने कोट किया है कि ऐसी कोई रेलवे की परियोजना थी ही नहीं जिसका शिलान्यास किया गया। और जाने कितनी बार कांग्रेस के लोगों ने उसका शिलान्यास किया, इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्योंकि अगर कोई योजना ही नहीं है तो जब चाहो तब शिलान्यास कर लो। और ऐसे कई सारी चीजें अमेठी में हैं, जैसे तिलोई का बस अड्डा है, उसका भी शिलान्यास हो गया, पत्थर लगे, उसका काम नहीं हुआ। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और वो मैंने इसमें विस्तार से अपनी इस किताब अमेठी संग्राम में लिखा है। आप लोग कपोत पर इसको मंगवा सकते हैं, और कपोत.com पर ऑर्डर करिए और आपको तत्काल मिलेगी ये किताब। भाई साहब, एक बड़ा दर्द इसमें मुझे दिखा, कहीं बहुत वो साइलेंट सा है। और जब गांधी नेहरू परिवार की हम बात करते हैं, और मैं ये कह रहा हूं अमेठी संग्राम आपको गांधी नेहरू परिवार को समझने में बहुत मदद करेगा, क्योंकि उस परिवार ने क्या दिया है और क्या लिया है आप समझ पाएंगे। तो आज तक नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी तक ने जिस क्षेत्र को चुना उसका कहीं कोई विकास की बात नहीं की, छोड़कर भागे। पर उसी परिवार से आने वाले फिरोज गांधी ने रायबरेली में विकास की बात की, और उस फिरोज गांधी को कभी ये गांधी नेहरू परिवार याद नहीं रखता। जो विकास की बात उन्हीं की फैमिली में करता था उन्हें याद नहीं रखा गया, और जिसने अविकसित भारत रखा उसके पोस्टर, और मुझे याद है यूपीए सरकार के दौरान आरटीआई में आंकड़े आए थे कि जिनके जन्म तिथि, जयंती और पुण्यतिथि पे विज्ञापन भर दिए जाते हैं।
तो ये पूरा नरेशन जो विकास करना चाहते हैं, वो ये परिवार अपने ही उस परिवार के सदस्य को भी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देता है। तो फिर स्मृति ईरानी को कैसे स्वीकार करेगा? फिरोज गांधी की बात की आपने, मैंने एक प्रसंग जो कई किताबों में मिलता है कि नेहरू जी के सामने इंदिरा जी और फिरोज गांधी में बहुत झगड़ा हुआ था नाश्ते की टेबल पर, और उसकी क्या वजह थी, इसका विस्तार से मैंने अपनी पुस्तक में जिक्र किया है। आप सही कह रहे हैं, मतलब इसका इसका कोई, फिरोज गांधी अनफॉरगॉटन हीरो हैं इस देश के। उन्होंने जिस तरह से नेहरू जी के दामाद होने के बावजूद नेहरू सरकार में हो रही भ्रष्टाचार पर आवाज उठाई थी और जिसकी कीमत उनको चुकानी पड़ी थी, वो भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है, संसद के अभिलेखों में उसका भी उल्लेख मिलता है। लेकिन आप इस बात को देखिए कि किस तरह से सारा एक सुपर फाइन लाइन आपको दिखाई देगी, जहां आप इनको, मैं फिर वही कहता हूं, उद्धारक के रूप में आपको दिखाई देते हैं। लेकिन अमेठी की जनता ने इसको पहचाना, और मेरी किताब अमेठी संग्राम इस बात को बताती है कि स्मृति ईरानी की जितनी जीत है उतनी ही ये अमेठी की उस जनता की जीत है जो एक राजनीतिक परिवार के खिलाफ उठ खड़ी हुई। 2009 में इसकी पृष्ठभूमि बनी थी जब बिजली का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। 2009 में आप याद करिए, 2009 में ये सारी बातें तब हो रही थी जब राहुल गांधी एक बड़े नेता के तौर पर उभरे थे, और एक किताब मेरे पीछे राहुल गांधी पर लिखी गई थी, जतिन गांधी की। उसमें एक बड़े संपादक का कोट है कि राहुल गांधी एक नेता नहीं, किसी पत्रकार के लिए एक पूरी बीट है। तो तब राहुल गांधी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा हो रही थी और लोग उनको भविष्य के प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे थे, और कांग्रेस की सीटें बढ़ गई थी, उत्तर प्रदेश में भी सीटें बढ़ गई थी। लेकिन वही उनके क्षेत्र में उस समय विद्रोह की आग पनप रही थी, और बिजली को लेकर एक इतना बड़ा आंदोलन अमेठी में हुआ था जिसमें कारोबारियों पर लाठियां चलाई गई, उनको जेल भेजा गया। कई दिनों तक ये आंदोलन चला था। और संदीप जी, आपको जानकर हैरानी होगी इस बात की कि ये आंदोलन पावर सप्लाई को लेकर नहीं हुआ था। मैं तो जब रिसर्च के क्रम में अमेठी गया तो वहां के लोगों ने मुझे बताया कि ये वो दौर था जब अमेठी में एक सप्ताह बिजली दिन में आती थी और एक सप्ताह बिजली रात में आती थी। अब आप इस बात की कल्पना करिए कि उन सप्ताहों में क्या होता होगा जब बिजली रात को आती थी। और जब कारोबारियों ने इसकी मांग की तो उन पर लाठी बरसाए गए। कहानी यही खत्म नहीं होती है। लाठियां बरसाने के बाद जब लोग घायल हुए तो घायलों का हालचाल पूछने के लिए उनका सांसद एक हफ्ते बाद पहुंचता है अपने क्षेत्र में। तो मुझे लगता है कि उसी समय से अमेठी इस बात के लिए तैयार होना शुरू हो गया था और इस परिवार से मोह भंग होना शुरू हो गया था। बाद में कई कारक उसके बने जिसकी वजह से अमेठी दूर हुआ। और मैंने दिनकर जी को कोट किया, जब दिनकर जी संस्कृति के 4 अध्याय में कहते हैं कि विद्रोह, क्रांति या बगावत कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका विस्फोट अचानक होता है, घाव भी फूटने के पहले अनेक काल तक पकते रहते हैं। तो जो घाव भी आपके मवाद निकलने के पहले भी घाव पहले पकता है। तो जो अमेठी में विद्रोह या क्रांति अगर आप उसको मानते हैं या स्मृति ईरानी की जीत को उस तौर पर देखना चाहते हैं तो इसकी पृष्ठभूमि बहुत लंबे समय से बन रही थी और कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेतृत्व इन परिस्थितियों में खाद पानी का काम कर रहे थे, क्योंकि जनता से लगातार कटते चले जाएंगे। अगर आप अमेठी जाएंगे तो आपको कई ऐसे कांग्रेस के नेता मिलेंगे जिसके पूरे देश भर में किसी के 4 पेट्रोल पंप है, किसी के 2 होटल हैं, किसी के 6 स्कूल हैं। ऐसे बहुत सारे कांग्रेस के लोग आपको वहां दिखाई देंगे और ये सब इस परिवार के करीबी बताते हैं अपने आप को। मुझे मालूम नहीं है वो करीबी है कि नहीं, पर वे सब दावा करते हैं कि वो गांधी परिवार के बहुत करीबी। एक आपने पिछले जो 2019 के चुनाव में राहुल गांधी बार बार कहते थे चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। आपने कहा है कि जितनी बार वो चौकीदार चोर कहते थे अमेठी में उनका वोट घटता चला जाता था। और आपने ये भी कहा है कि एक ऐसा उम्मीदवार चाहिए था जो कांग्रेस के इस अहंकार को तोड़ सके। तो भारतीय जनता पार्टी ने स्मृति ईरानी जी में ऐसा क्या देखा, कौन सी जिज्ञासा थी कि वो इनके अहंकार को तोड़ सकता है?
और चूंकि स्मृति ईरानी जी पहले अमेठी में हार भी चुकी थी, एक समय चांदनी चौक से भी खड़ी हुई थी तो हार चुकी थी, तो उनकी जो जिजीप्सा है, जो फाइटिंग नेचर है, उसको कैसे लीडरशिप ने पहचाना, थोड़ा मैं चाहता हूं उस पर आप बताएं। इसका उत्तर मैं आपको नरेंद्र मोदी ने भी इसका उत्तर दिया था। 5 मई 2014 की सभा में नरेंद्र मोदी ने इस बात का उत्तर दिया था कि स्मृति ईरानी को क्यों भेजा गया, जिसका पूरा उल्लेख मैंने इस पुस्तक में किया है। नरेंद्र मोदी जी ने उस समय कहा था कि स्मृति ईरानी उनके साथ गुजरात में काम करती रही हैं और गुजरात के जिन जिलों की जिम्मेदारी स्मृति ईरानी को दी गई थी उसका बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह किया और जो काम सौंपा गया था उस काम को उन्होंने पूरा किया। लिहाजा वो ये सोच रहे थे कि पूरे देश का जो सबसे पिछड़ा इलाका होगा या सबसे पिछड़े इलाकों में से एक होगा, वहां से वो स्मृति ईरानी को चुनाव लड़वाएंगे। ये संयोग था कि देश के सबसे पिछड़े चुनाव क्षेत्रों में से एक अमेठी था। अब ये कैसा संयोग था इस पर बाद में बात हो सकती है, क्योंकि वहां से नुमाइंदगी एक ऐसा परिवार कर रहा था जिसके घर से 3 तो प्रधानमंत्री हुए ही हुए, और प्रधानमंत्रियों को किंग मेकर की भूमिका में 10 साल तक रहे लोग, जो प्रधानमंत्री को अपने घर पर बुला के कुछ भी कह सकते थे, कुछ भी काम करवा सकते थे। तो आप अगर देखें तो इतने बड़े परिवार का वो एक गढ़ था। तो नरेंद्र मोदी जी ने साफ साफ बताया कि इस वजह से स्मृति, जब उनके सामने ये आया कि ये चुनाव क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, तो उन्होंने स्मृति ईरानी को वहां भेजने का निश्चय लिया और बड़े चुटीले अंदाज में उन्होंने ये भी बताया कि गांधी परिवार के सब लोगों को एक तरफ खड़ा कर दो और स्मृति ईरानी को एक तरफ खड़ा कर दो। जितने गांवों के नाम स्मृति ईरानी और न्याय पंचायतों के नाम स्मृति ईरानी बता देगी, पूरा गांधी परिवार मिलकर नहीं बता सकेगा। उनका संदर्भ अमेठी से था।